वेलकम बच्चों। तो आज के इस कॉन्सेप्ट ओवरव्यू वीडियो लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अब जिन भी एंट्रेंस एग्जाम्स में इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो हर ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा सकता है। अब देखो, इसमें ऐसा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन कॉम्परेटिवली काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वहीं पर अगर प्रॉपर अप्रोच का अगर हम यूज़ करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड बहुत ज़्यादा समय ले रहा होगा। तो अपना ऑब्जेक्टिव यही है कि इस मेथड को सीखें और इस मेथड को जिस भी एग्जाम में, जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में, जिस भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर इसके इक्विवेलेंट एंट्रेंस एग्जाम में इंटीग्रेशन पर बेस्ड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको बोलते हैं वॉलिस थ्योरम। तो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज वॉलिस थ्योरम। तो वॉलिस थ्योरम में गिवन इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा गिवन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एम एक्स मल्टीप्लीकेशन कॉस पावर एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो अब अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन अपने को दिया गया है, तो इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए वॉलिस थ्योरम का यूज कर लेंगे। और वॉलिस थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, वो देखते हैं। तो अगर ये इंटीग्रेशन दिखा, तो फिर इस इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ ऐसे देखने को मिली, दैट इज m माइनस वन मल्टीप्लीकेशन m माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन m माइनस फाइव। और ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता रहेगा, और अगर लास्ट में अपने को वन मिल जाए या फिर टू मिल जाए, तो इस मल्टीप्लीकेशन को अपने को रोक देना है। तो मतलब हुआ ये कि ये जो m गिवन था, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा, फिर फर्दर उसमें एक ऑड नंबर और सब्ट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट ऐसे बनना m माइनस वन m माइनस थ्री m माइनस फाइव। और ये मल्टीप्लीकेशन अपने को रोकना कहाँ पर होगा, या तो लास्ट में अपने को वन मिल जाए या फिर लास्ट में अपने को टू मिल जाए। तो इन दोनों में से कोई भी नंबर मिला तो इस सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को रोक देना अपने को। फिर इसके साथ में n के प्रोडक्ट वाले टर्म्स कुछ ऐसे मिलेंगे, दोज आर n माइनस वन n माइनस थ्री n माइनस फाइव अप टू, और यहाँ पर भी लास्ट में अगर वन मिले या फिर टू मिले, अपने को जो भी प्रोडक्ट ये सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन गिवन है वहां पर इसको रोक देना है। फिर होल डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों का समेशन मतलब m और n का समेशन, तो ये अपने को मिला m प्लस n, देन इसमें टू सब्ट्रैक्ट करेंगे m प्लस n माइनस टू, फिर नेक्स्ट में मिलेगा m प्लस n माइनस फोर। और ये प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूटी के साथ चलता रहेगा, लास्ट में वन मिले या फिर टू मिले, तो इस प्रोडक्ट को अपने को रोक देना है। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक और क्वांटिटी लिख लेते हैं t। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि अगर m and n both are even quantities, तो अगर ये दोनों ही इवन नंबर्स मतलब m and n are even quantities, then t will be pi by 2। इसके अदरवाइज इस फॉर्मूले में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अगर m और n दोनों ही इवन क्वांटिटीज है, तो t के प्लेस पर पाई बाई 2 लिख देंगे। इसके अदरवाइज कुछ भी हो, इसके अदरवाइज कुछ भी हो, t के प्लेस पर हमेशा वन ही लिखा जाएगा। और ये जो m एंड n दिए गए थे, तो m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब देखो ये हुआ कि अभी तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो भी इस थ्योरम को लिखा है या फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू को लिखा है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर m और n के लिए काम करेगी। फिर उसके बाद इसी पर बेस्ड एक और थ्योरम देख रहे होंगे जिसमें m और n कैसे भी रेशनल नंबर हो, तब भी इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट लिखकर इस तरह से इवेलुएट किया जा सकता है। तो उसके बाद फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कर होंगे। फिलहाल इस लेक्चर पे अपना फोकस यही है कि ये जो इंटीग्रेशन दिया गया, इस इंटीग्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखकर जो भी इंटीग्रल की वैल्यू है उसको आसानी से इवेलुएट किया जा सकता है। और यहाँ पर m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो ये जो अपने पास रिजल्ट लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अल्टीमेटली इसको वॉलिस थ्योरम या फिर वॉलिस फॉर्मूला बोलते हैं। तो फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम थ्योरम पर बेस्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ऑफ cos पावर 5x और फिर मल्टीप्लिकेशन sin पावर 4x dx।
तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मान लेते हैं कि m 5 दिया गया है और n अपने पास 4 दिया गया है, मतलब वो जो फॉर्मूला लिखा होता अगर m और n को इंटरचेंज करके भी चले तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। तो अब अगर यहाँ पर m को 5 बोलकर चले और n को अगर यहाँ पर 4 बोलकर चले तो सबसे पहले m से रिलेटेड टर्म्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म आएगा m-1 दैट विल बी 4, फिर m-3। तो अब यहाँ पर देखो वही कि अगर पहला टर्म 4 मिल गया तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हुए चले जाते हैं, तो अगला टर्म अपने को मिल जाएगा 2। तो इस तरह से m से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल टर्म्स थे वो सारे के सारे लिख लिए गए। फिर अगर 4 से रिलेटेड टर्म्स लिखे जाएं तो सबसे पहला टर्म आएगा 4-1 दैट विल बी 3 और फिर 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखते चले जाएंगे। तो 3 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 1 मिल गया अपने को, फिर डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पर 2 मिला था तो वहीं पर रुक गए, फिर n के रिस्पेक्ट में 3, फिर 1 मिला लास्ट टर्म तो यहीं पर रुक गए। फिर अब इन दोनों का समेशन, तो 5 + 4 ये हो गया 9। अब फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए रिजल्ट को लिखते चले जाएंगे। तो 9 के बाद 7, फिर नेक्स्ट टर्म 5, देन 3 और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर दोनों ही क्वांटिटीज इवन नहीं थी, तो इसका मतलब इसके प्रोडक्ट में एक और क्वांटिटी आ जाएगी दैट विल बी 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इस इंटीग्रेशन का आंसर अपने को मिल जाएगा। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो न्यूमरेटर में तो आ गया है 8 और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो 63 मल्टीप्लिकेशन 5, तो ये मिल जाएगा 5 3 जा 15 और 31, ये आ गया 315। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ sin पावर 6x मल्टीप्लिकेशन cos पावर 8x dx। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर वॉलिस फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो जो m की वैल्यू मिल रही है तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 6 एंड अगर n की वैल्यू को देखा जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई है 8। तो अब सबसे पहला काम ये करना है कि 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्टेंट आया 5। फिर ये जो 5 आया है इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिला, फिर 3 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से m = 6 के लिए जितने भी पॉसिबल टर्म्स थे, जितने भी पॉसिबल टर्म्स का प्रोडक्ट था वो अपने पास आ चुका है। फिर n = 8 के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो 8 - 1 दैट विल बी 7, देन 5, फिर 3 और लास्ट में 1 मिल गया, फिर होल डिवाइडेड बाई। अब अगर इन दोनों का समेशन किया जाए तो समेशन आ गया है 14। फिर नेक्स्ट अब ये जो 14 आया इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखते चले जाते हैं, तो ये रिजल्टेंट देगा 12, देन 10, फिर उसके बाद 8, 6, 4 एंड 2। बस यहीं पर अपने को रुक जाना है। फिर अब ये दोनों ही क्वांटिटीज इवन दी गई थी तो एक π/2 यहाँ पर और देखने को मिलेगा। तो अब इस तरह से ये जो नंबर आया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 आ गया। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब 3 2 जा 6 हो गया और फिर 3 4 जा 12, तो ये इस तरह से कुछ आ गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं और 7 को कैंसिल किया जा सकता है, 7 2 जा 14। तो न्यूमरेटर में अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5 पाई बचा। फिर अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में सारे के सारे 2 की पावर के टर्म्स मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए 2 की एक पावर यहाँ से मिली, 2 यहाँ से मिली, तो 3 और 1 4 1 5, 3 8, 2 10 और 2 12, तो ये अपने पास आ गया 2 पावर 12। तो एक बार फिर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 की एक पावर यहाँ से मिली और 2 यहाँ से मिली, तो टोटल 3 हो गया, 3 और 2 5 और 3 8, 2 10 और 2 12। तो यहाँ से जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू थी दैट इज 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 पावर 12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एक इसकी कोरोलरीज देख लेते हैं इस थ्योरम की। फिर अगर इंटीग्रेशन ऐसा कुछ गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin पावर nx dx, और या फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos पावर nx dx, तो इन दोनों ही इंटीग्रेशन की वैल्यूज हमेशा सेम मिलेगी और इनकी वैल्यूज को ऐसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो n में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो न्यूमरेटर मिलेगा n-1, n-3, n-5 और ये प्रोडक्ट चलता रहेगा। अगर लास्ट में अपने को 1 मिले या फिर 2 मिले तो प्रोडक्ट को वहीं पर रोक देना है। फिर डिवाइडेड बाई नेक्स्ट हम अपने को मिलेगा n, देन n-2,
देन n माइनस 4 अप टू 1 और 2, और फिर यहाँ पर एक क्वांटिटी और आ जाएगी t। तो अब यहाँ पर हुआ है कि अगर n इवन है, इफ n इज इवन देन t विल बी पाई बाई 2, इसके अदरवाइज कुछ भी अगर होता है अदरवाइज t विल बी 1। तो इसको अगर देखा जाए तो जो वॉलिस थ्योरम दी गई थी उस वॉलिस थ्योरम का एक स्पेशल केस अपने को देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n के प्लेस पर तो n दिया गया, m के प्लेस पर 0 हो गया। तो अब इससे हो गई कि सिर्फ और सिर्फ अपने को ये जो n दिया गया था इससे रिलेटेड टर्म्स ही देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर इंटीग्रेशन ऐसा दिया गया है या फिर इंटीग्रेशन अगर ऐसा दिया गया है तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लाइक दिस। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एक इमीडिएट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ऑफ साइन पावर 2 x dx। तो अब देखो ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है इस साइन स्क्वायर x को cos टू x के टर्म्स में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिलहाल अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो इंटीग्रेशन दिखा साइन की पावर एक इंटीजर मिली और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में अपने को करना था, तो तुरंत यहाँ पर वॉलिस थ्योरम का ये जो स्पेशल केस है इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो अब n का काम 2 कर रहा था, तो अब अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाए तो रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ 1 आया, फिर डिवीजन में आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पर अगर देखा जाए 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता क्योंकि अगर किया तो रिजल्टेंट 0 आएगा। मगर वॉलिस थ्योरम में अपने को रुकना कहाँ पर था, लास्ट में अगर अपने को 1 मिले या फिर 2 मिले वहां पर अपने को रुक जाना है। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट बना 1/2 और इस 2 के होने की वजह से यहाँ पर एक π/2 और आ जाएगा। तो यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है π/4। फिर इसी पर बेस्ड अगर एक और एग्जांपल सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन में गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ cos पावर, इसको लिख लेते हैं 11x dx। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो cos की पावर 11 दी गई थी, तो सबसे पहला काम तो ये कर लेना है अपने को, न्यूमरेटर में 11 में से सब मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो रिजल्टेंट आया 10, फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखते चले जाएंगे। तो फिर अगला टर्म मिलेगा 8, फिर नेक्स्ट टर्म 6, फिर अगला टर्म 4, फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा 2, और यहीं पर अपने को रुक जाना है। फिर डिनोमिनेटर में 11 एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 9, फिर नेक्स्ट टर्म अपने को मिलेगा 7, देन 5, फिर 3 और लास्ट में अपने को 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस गिवन इंटीग्रेशन का ये अपने को आंसर मिला। इसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें, मतलब इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो इसका जो भी आंसर है वो एक नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अल्टीमेटली न्यूमरेटर में एक नंबर मिलेगा, डिनोमिनेटर में एक नंबर आ जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वॉलिस थ्योरम पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई देन sin पावर 3x dx। तो अब यहाँ पर एक चीज ये हुई कि अभी तक जो वॉलिस थ्योरम था उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी इंटीग्रेशन होना चाहिए साइन कॉस के टर्म्स में वो 0 से π/2 तक होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया गया वो 0 से पाई दिया गया। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज किया जाएगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करने के लिए इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दी गई है कि अगर इंटीग्रेशन गिवन है I फ्रॉम 0 टू 2a fx dx। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि इस इंटीग्रेशन को या तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx लिखा जाएगा, या फिर इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब ये वाली चीज तब लिखी जाएगी जब f ऑफ 2a माइनस x fx के इक्वल हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ये वाली चीज तब लिखी जाएगी जब f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx के इक्वल देखने को मिल रहा होगा। तो अब यहाँ से हुआ ये कि एक प्रॉपर्टी गिवन थी जिसमें इंटीग्रेशन अपने को करना था fx का फ्रॉम 0 टू 2a विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिखा जाएगा फ्रॉम 0 टू a अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू fx के इक्वल हो जाए, और अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx के इक्वल हुआ तो इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू अपने को 0 मिल जाएगी। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो fx का काम कर रहा है यहाँ पर sin पावर 3x, और यहाँ पर 2a का काम कर रहा है पाई। तो अब अपने को यहाँ से रिजल्ट चाहिए f ऑफ पाई माइनस x, तो ये मिल जाएगा साइन क्यूब पाई माइनस x। तो अब अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करें तो ये अल्टीमेटली सबसे पहले तो ऐसे लिखा जाएगा साइन पाई माइनस x का होल क्यूब,
तो अब साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा बन जाता था, तो सिंप्लीफाई करिए अपने को रिजल्टेंट दे देगा साइन क्यूब एक्स। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल देखने को मिला, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था, इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब इस इंटीग्रेशन को, ये जो रिजल्टेंट आया है, वॉलिस थ्योरम से इजीली इवेलुएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो 2 जो बाहर गिवन था वो एस आ गया, फिर n के प्लेस पर यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 2 मिलेगा, और अपने को बस यहीं पर रुक जाना है। फिर डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो अपने को 1 मिलेगा, बस अपने को यहीं पर रुक जाना है। तो इस तरह से इस गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को मिल गई 4/3। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, ये अपने को रिजल्टेंट देगा 4/3। फिर फर्दर इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने को इंटीग्रेशन दिया गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ cos क्यूब एक्स dx। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो fx का काम cos क्यूब x कर रहा है, तो अगर fx उठाया जाए cos क्यूब x एंड 2a का काम अभी भी पाई कर रहा है, तो यहाँ से एक रिजल्ट इवेलुएट करते हैं f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स को यहाँ पर लिखा जाएगा cos ऑफ पाई माइनस एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ से अगर देखें तो cos पाई माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता था, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी माइनस cos x का होल क्यूब। तो अब नेगेटिव होने की वजह से रिजल्टेंट आया माइनस cos क्यूब x, तो इसको लिखा जाएगा माइनस fx। तो अब जैसे ही ये f ऑफ पाई माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, तो अब इस थ्योरम की ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो यानी कि इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट 0 लिखा जा सकता है। तो ये फिलहाल कुछ एक एग्जांपल्स थे वॉलिस थ्योरम पर बेस्ड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वॉलिस थ्योरम का एक और केस देख रहे होंगे, जिसमें जो साइन और कॉस की पावर दी गई थी वो इंटीजर ना होकर कोई भी रेशनल नंबर होगी। तो अगर इंटीजर ना होकर कोई रेशनल नंबर दी गई तो फिर उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे होंगे, इस पर बात करते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना रखते हैं बच्चों।